नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलशाद। आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो एक लाइन में पढ़ने में या सुनने में बड़ा साधारण लगता है कि मातृत्व मृत्यु दर में कमी। लेकिन जरा सोचिए कि जब मातृत्व मृत्यु होती है तो क्या सिर्फ एक महिला या माँ की ही मौत होती है? बहुत सारे अरमानों और उम्मीदों का कत्ल नहीं हो जाता? और भारत की अगर बात करें तो दुनिया के तमाम देशों की तुलना में भारत की स्थिति अभी तक इस मामले में काफी पीछे थी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां तो हालत और चिंताजनक थी। लेकिन इस बीच एक खबर आई जिसने न सिर्फ हमें खुशी दी बल्कि इस बात के लिए मजबूर किया कि हम आज की चर्चा के लिए मंच सजाएं। दरअसल अभी कुछ हाल ही में ताजा आंकड़े जारी हुए हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से भारत ने दुनिया के तमाम देशों के सामने भारत ने मातृत्व मृत्यु दर में 22% की कमी की है। और चौंकिएगा नहीं, उत्तर प्रदेश ने 30% की कमी मातृत्व मृत्यु दर में कर ली है। यह बहुत बड़ा बदलाव है जो साफ दिखाई पड़ता है। जाहिर है जिस तरह का बदलाव हमें दिखाई पड़ रहा है यह कोई जादू की छड़ी से तो हुआ नहीं होगा। इसका मतलब है इसके पीछे प्लानिंग है, इसके पीछे काम है, इसके पीछे मेहनत है। जरूर ये सारी मेहनतें रही होंगी। तो ये जो इतना बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है इसके पीछे आके जो सरकारी प्रयास है उसके साथ में वो कौन से छिपे चेहरे हैं, वो कौन सी छिपी वजह हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। और जो पैनल हमारे साथ रहेगा उसे समझाने के लिए वो न सिर्फ इस पूरी समस्या का और इस पूरे मातृत्व मृत्यु दर जो होती है इसका पूरा जानकार है, बल्कि कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत से भी अच्छी तरह से वाकिफ है। आपका परिचय हम उस पूरे पैनल से करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर स्वप्ना दास, सबसे किनारे से डॉक्टर स्वप्ना दास हैं। आप जीएम हैं मातृत्व स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। और बीच में हमारे साथ में जो है वो सरोज कुमारी जी हैं, आप एक आशा कार्यकर्त्री हैं। और इसके बाद हमारे साथ में डॉक्टर कनुप्रिया सिंघल जी हैं, आप स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं यूनिसेफ की। तो हमने कोशिश की है कि आपके सामने एक ऐसा पैनल लेके आएं ताकि हम एक ऐसी चर्चा कर सकें जिससे जो इतना बड़ा बदलाव दिखाई पड़ा वो सिर्फ हमको आंकड़ों में या किताबों में या देखने के लिए ना हो, बल्कि हम जान सकें कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। हम सीधे चलते हैं बगैर समय गवाए डॉक्टर स्वप्ना जी के पास और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो मातृत्व मृत्यु दर में अभूतपूर्व कमी आपको दिखाई पड़ती है जी। तो सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद इस बात के लिए कि इतनी बड़ी कमी उत्तर प्रदेश के अंदर आई। हमें गर्व होना चाहिए। ये सभी को मुबारकबाद है इस बात के लिए। और आप क्या कुछ देखती हैं इस पूरे प्रकरण के पीछे, ये लंबी जो पूरी प्रक्रिया है, क्या कैसे आपने इस सफलता को अचीव किया? ये सफलता हमारी अच्छी है। अभी कुछ समय तक हमारा जो है मातृ मृत्यु दर 285 थी प्रति लाख महिला जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें लाइव बर्थ में, और अब जो है इस समय वो 201 है जो आंकड़े बताते हैं, परंतु फिर भी बहुत कम है। अगर हम देखें पूरे देश को देखें तो अभी भी हम नीचे से दूसरे स्तर पर। आसाम हमारे नीचे है, बाकी जो दूसरे प्रदेश हैं वो काफी ऊपर हैं। और इसमें तो हम क्या कहूँगे कि केरला, महाराष्ट्र वगैरह जो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर 2 फिगर्स में आते हैं, जैसे 100 से नीचे है वहाँ पर, जिन्होंने जो हमारा मातृ मृत्यु दर का जो भारत का जो एक SDG गोल था उससे भी कम हो गए हैं। अच्छा। तो हमारा जो लक्ष्य था, मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदेश भी बहुत बड़ा है, आप सब जानते हैं। यहाँ की जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपनी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जो ये थी कि हमारी आशाएं, जो हमारा सबसे फ्रंटलाइन वर्कर है जिसको कहते हैं, उसमें तो बहुत कमी थी। इनिशियली बहुत कम थी और हमारे प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स की नियुक्ति, इसके साथ उनकी ट्रेनिंग भी बहुत थोड़ा सा डिलेड हुई। तो इसलिए जो वो भी आ गए, उसके साथ साथ हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाने शुरू किए, जिसमें हमने HRP डिटेक्शन, जिसमें कहते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिटेक्शन, उसके साथ साथ जो हमारी आशाओं का जो एक समूह था वो, प्लस JSY जो आप जानते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हम पैसा जो देते हैं, उसके साथ साथ जो है ये होने लगा कि हमारे जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें डिलीवरीज ज्यादा बढ़ गई। आप ये सोचिए कि किसी जमाने में सिर्फ 2 से 3 लाख थी, और इस समय हमारे पास 27 लाख जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, जिसका मतलब है कि ज्यादा थे हमारे 58 से ज्यादा % जो है हमारे यहाँ आ रही हैं डिलीवरी कराने के लिए। उसमें कई प्राइवेट संस्थाएं हैं जहां पर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर डिलीवरी हो रही है। तो इस सब ने मिलकर जो है हमारा जो मातृ मृत्यु दर में जो कमी आई है, इन सब का
उसका जो निचोड़ है यही है कि डॉक्टर सबका सपना, काम अगर है। आपकी बात को हम लें तो ये तो बहुत बड़ा कमाल है। जिस तरह से अगर इंस्टीट्यूशन में, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या कोई भी स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्रों में लोग जाकर अगर अपना प्रसव कराने पहुंच रहे हैं तो ये बड़ी कामयाबी है। इसके पीछे की जो वजह है हमारे पास बहुत समय हम जाते रहेंगे, लेकिन अगर हम शुरुआत में ही समझ पाए हो तो आप यही कहना चाह रही हैं कि कामयाबी तो हमें मिली। हाँ, भले ही चूंकि आपकी नजर बहुत बड़ी है, आप दूर की नजर से देख रही हैं तो आपको शायद वो छोटा नजर आ रहा हो, लेकिन हम जैसे लोग जो देखते हैं तो हम लोग तो उत्तर प्रदेश के लोग छोटी छोटी बातों में बहुत खुश हो जाते हैं। अगर हमें थोड़ा भी मिल जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। हम इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए सरोज कुमारी जी के पास चले, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर कनुप्रिया जी को इसमें से जोड़ें, क्योंकि जो चीजें आपने उठाई हम जरा इनसे भी समझना चाहते हैं। जो 2-3 बातें आपने रखी, ये बात हकीकत है कि उत्तर प्रदेश के साथ में 2-3 दिक्कतें भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला है। दूसरा, सीमित संसाधन भी, जैसे केरला की बात करी या और भी राज्यों की जो बात करी, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सीमित संसाधन और बहुत सारी चीजें, आप खुद बताएंगे अभी क्या क्या चीजें हैं। उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है तो कैसे देखती हैं आप उसको? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जैसे स्वप्ना मैम ने कहा कि जो 285 प्रति लाख जीवित जन्म हमारा मातृ मृत्यु दर था, और वो 2011 से 13 का जो सर्वे था उसके अंदर आया था, और अब 2014 से 16 यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर ये 201 हो गया है। तो हालांकि ये बात सही है कि हम अभी भी काफी नीचे हैं पूरे देश को देखें, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लिए काफी अच्छा अच्छी एक शुरुआत तो नहीं कहूंगी मैं, पर अच्छे प्रगति है ये कि हमारी जो 30% की कमी आई है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मतलब किसी भी राज्य ने 30% की कमी नहीं लाई है मातृ मृत्यु दर में। तो उसके लिए जैसे कि मैडम भी बता रही थी कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 यहाँ पर जिले हैं, यहाँ पे 200 मिलियन की यहाँ पर आबादी है, 55 लाख जन्म होते हैं हर साल। और जैसे कि देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले उतना अच्छा नहीं था। हमारे जो लेबर रूम्स होते थे, जो प्रसव कक्ष होते थे सरकार के, उतने पहले अच्छे नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ोतरी करी गई, अच्छा किया गया उनको। आशा बहुएं जैसे थी वो 2005-6 के बाद आनी शुरू हुई, इसीलिए अगर देखा जाए कि 2005-6 में 25% से भी कम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हुआ करती थी, जो कि 2014-15-16 में बढ़कर के 67% हो गई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो यही सब कारण है जिनकी वजह से कि मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है, पर ये बहुत अच्छी प्रगति है। लेकिन डॉक्टर कनुप्रिया, जो बात आपने कही वो बात बहुत अच्छी है कि जो प्रगति 30% की हुई है वो अगर हम दूसरे राज्यों से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश इसमें ज्यादा है। हाँ, कुछ शक है, सूबाएं हैं, तमाम चीजें हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टर स्वप्ना जिस नजर से देख रही है उस नजर को पाने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी जो प्रगति की है वो कहीं ना कहीं। अब सीधे हम चलते सरोज कुमारी के पास। आप जमीर में काम करती हैं, आप आशा कार्यकर्त्री हैं, लेकिन हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, सीधे आपके पास आते हैं। क्या वजह मानती हैं आप, कैसे कमी आई? सर, कमी इसलिए ज्यादातर आई कि हम लोग हर समय हर घर में दौड़ा करते हैं, अच्छा, भ्रमण किया करते हैं। जैसे शुरुआत में हम लोगों ने जब 2006 में ट्रेनिंग की थी तब बताया गया था कि गांव की औरतें इतना नहीं जानती हैं जितना अब तुम लोगों को बताया जा रहा है। पहले हम लोग भी गांव के रहने वाले थे, ज्यादातर कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। तो हर घर में जा करके हम लोग जागरूक करते हैं सबको कि अगर घर में फल फ्रूट नहीं आ पाता है तो घर की सब्जी, हरी सब्जी, दाल और हरी सब्जी खाओ। और आयरन कैल्शियम 3 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब हम लोग आयरन कैल्शियम दिलवा देते हैं। लगातार पूछते रहते हैं खाती हो या नहीं खाती हो, आया जाया करते हैं। तो इसके डर से वो लोग खाया करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे नहीं खाई वो लोग, तो घर में पहुंचे तो सास ने या हस्बैंड ने बता दिया कि दीदी इन्होंने खाया नहीं ये गोली, तो हम लोग उस पर बहुत ज्यादा दबाव देते हैं। तो इसके लिए ज्यादातर कमी आई है। सबसे बड़ा कारण तो एनीमिया जब हो जाती है औरतों को, तभी ये मातृ मृत्यु दर का कारण बन जाती है। हाँ। तो इसीलिए हम लोग इतना समझाते हैं कि खून की कमी ना आने दो और प्रसव जितनी जल्दी हो सके अस्पताल में करो। अस्पताल में कराओ। ठीक, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमको। और जो कुछ आपने समझाया है, ये डॉक्टर स्वप्ना जी के पास जब हम चलेंगे तो यही बात लेके चलेंगे जी। देखिए, जो बात इन्होंने कही, जिस तरह से इन्होंने बताने की कोशिश की, और हम भी, आप भी ध्यान से सुन रही होंगी, जब ये, और इसको जरा महसूस कीजिए कि जब ये गांव में उस महिला के पास जाती होंगी जो शायद आपसे बात करने में हिचकेगी और शायद कनुप्रिया जी से बात करने में हिचकेगी, वो आप लोगों से बात नहीं कर पाएगी और उसका पति तो दूर खड़े होकर आपको देखेगा। लेकिन जब
जब एक आशा कार्यकर्त्री वहां पहुंचती है तो बात करती है तो वो उनको लगता है कि वो उनके अपने बीच की है। क्या फर्क आप महसूस करती हैं आशा बहू के वहां पहुंचने से? देखिए, ये आशा बहू जो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था, जो आशा कार्यकर्ती का हमने रखी, वो जो आपका प्रोग्राम था, वो यही सोच के रखा गया था कि उसी गांव की एक महिला को सशक्तिकरण किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें करने से क्या फल हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, अच्छाइयों के बारे में, क्या दवाई प्रेग्नेंट वुमेन को खानी चाहिए, बच्चे के साथ क्या क्या जरूरत है, हर बच्चे को जन्म के बाद क्या क्या चीजों की जरूरत है, इस तरह की जो है ये ऑलरेडी हम लोग का प्रोग्राम में ही था। तो इसीलिए हमने उनमें से एक आशा को उठाया, उनकी ट्रेनिंग कराई। पहले हम लोग उसकी जो है 4-5 मॉड्यूल तक की ट्रेनिंग कराई, जिसमें वो घर जाने लगी, महिलाओं से जहां उनको ये बताया गया, उनको एक डायरी दी गई कि आपको एलिजिबल कपल्स की नोट करना है। फिर उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं आपके देश गांव में हो जाती हैं, उन गर्भवती महिलाओं की एक ड्यू लिस्ट बनानी है। अच्छा। उनको टेटनस के टीके लगवाने हैं। और हमारा एक VHND स्थल होता है। अच्छा। जहाँ पर विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, उस दिन जो है सभी, आपने भी देखा होगा, सभी जो गर्भवती महिलाएं, बच्चे सब टीकाकरण के लिए आते हैं। और वहीं पे हमारी ANM भी आती है। अच्छा। ANM टीकाकरण करती है, आशा मोबिलाइज करके लेके आती है। तो उस दिन थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में ANM बताती है। वहीं पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको हम लोग 3-4 जांचें भी करा लेते हैं। खून की जांच हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, वजन हो जाता है, इसके साथ पेशाब की जांच होती है। और हम कोशिश करते हैं कि उसके पेट की जांच भी हो जाए। अगर उसका कोई प्रॉब्लम अगर हमारी ANM को पेशाब की, खून की या ब्लड प्रेशर की जांच में लगती है तो उसको रेफर करती है बड़े अस्पताल में, स्वास्थ्य इकाई पर। हमारी आशा जो है उसको स्वास्थ्य इकाई पर लेके जाती हैं। और स्वास्थ्य इकाई पर जो बाकी जो जांचें होती है, जैसे ब्लड ग्रुप है, OGTT है और HIV, सब उस सब की जांच वहां करवा लेती है, जिससे उस महिला की पूरी जांचें हमें मिल जाती हैं। तो इसके बाद वो जब अपने गांव में आ जाती है तो ANM के माध्यम से ही हम उनको आयरन, कैल्शियम और एल्बेंडाजोल वितरित करवाते हैं, जो कि वो ले लेती है। तो आशा का ही जो कार्य दिया गया है, इन महिलाओं को ढूंढना, जल्द से जल्द इनका रजिस्ट्रेशन कराना। इनको हम लोगों ने निश्चय किट भी दिया हुआ है, जिससे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा। अगर इनके जैसे ही पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है, उसी के बाद वो उनको जांच करा ले। पहला टीका लगवाना, जांच करवाना, खून पेशाब की उसके बाद दवाइयां दिलवाना, और उनको बार बार विजिट करना कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सूजन तो नहीं आ रही, खाना ठीक से खा रही हैं। काउंसलिंग भी करती हैं कि आपको न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया। ठीक है, तो गांव-गांव तक ये जो चीजें पहुंच पा रही हैं, शायद उससे ही कुछ चीजें बदलाव नजर आ रहे हों। तो जो बात हम कनुप्रिया जी आपसे समझना चाहते हैं, उसके पहले हम आपको एक जरा से एक चीज बता दें कि हमने अभी हाल ही में हमारे एक संवाददाता ने एक हमको रिपोर्ट भेजी, और उस रिपोर्ट में का जो स्लग था, स्लग बोलते हैं यानी कोई जब स्टोरी हमारे यहाँ आती है तो उसकी जो ऊपर टाइटल जो दिया होता है उसको बोलते हैं, उसमें था कुपोषण पर चौपाल। तो जब हमने ये देखा कि कुपोषण पर चौपाल ये क्या न्यूज है, तो जब हमने उसको पढ़ा तो हम ये जाने कि मिर्जापुर की एक निपुरा गांव है, उसको मुख्य विकास अधिकारी ने गोद लिया था। अब वो वहां उन्होंने चौपाल लगाकर गर्भवती महिलाओं को जो उन्होंने गोद लिया था, पोषण युक्त आहार दिए जाने के लिए चल रही तमाम योजनाएं उन तक पहुंचाने के लिए उस पर जोर दिया, बातचीत की। तो ये जो जिस तरह की चौपाल हमने वहां एक समाचार में देखी, अपने आप में एक लंबा समाचार है, हम सिर्फ आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर इस तरह की चौपाल गांव के अंदर लगी, जैसा कि जिक्र आशा के माध्यम से किया जा रहा था, आशा के अलावा अगर इस तरह की चौपाल होती है, खुद अधिकारी पहुंचते हैं या खुद बड़े कोई भी बड़ा व्यक्ति वहां पहुंचता है और खुद योजनाओं की मॉनिटरिंग करता है, तो जो योजनाएं आप लोग के लेवल से बड़े लेवल पे चलती हैं, उसका क्या कुछ फर्क नजर आता है फिर जमीन पे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार बहुत सारी, और इससे पहले मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, जो आपने कुपोषण की बात करी, तो अगर हम मातृ मृत्यु दर की बात करें तो उसकी रोकथाम सिर्फ गर्भावस्था और प्रसव के दौरान नहीं होती है। उसकी रोकथाम के लिए आपको प्री कंसेप्शनल पीरियड, यानी कि जब वो गर्भवती नहीं भी है तब से शुरू करना पड़ता है, जिसके अंदर की आता है कि वो जल्दी उसकी शादी ना हो, जल्दी वो गर्भ धारण ना करे 18 साल से पहले। उसके बाद अगर वो गर्भ धारण कर भी रही हैं तो उनमें बर्थ स्पेसिंग रहे, और तीसरी चीज, सबसे जरूरी जो चीज होती है, माँ का जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा रहे। माँ यानी कि, और एडोलेसेंट जो बच्ची है जो कि माँ बनने वाली है, उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहे। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसके साथ कि गर्भावस्था में केयर करी जाए और प्रसव के दौरान केयर करी जाए। अब मैं आपके बिंदु पर आती हूँ कि जो योजनाएं हैं, तो उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की,
और जो अगर हम ये कहें कि अगर सारी योजनाएं बिल्कुल 100% चल जाएं तो हम भी केरल तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह से उसको सोचा गया है, कंसेप्चुअलाइज किया गया है, अगर बिल्कुल उसी तरह से वो हर गांव में पहुंच जाए तो हम भी केरल तक पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम यही होती है कि इम्प्लीमेंटेशन में कई तरह की रुकावटें आती हैं और उसको रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत जरूरी होता है, जो आप कह रहे हैं, कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मॉनिटरिंग, जो कि अब हो भी रही है। जैसे कि आपने खुद बताया कि कई जगह पे जिलाधिकारियों ने और सीडीओज जो हैं उन्होंने गांव गोद लिए हैं कुपोषण मुक्त बनाने के लिए, तो उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं जहां भी मॉनिटरिंग उस तरह की हो रही है। इसी तरह से जिले के अलावा राज्य स्तर पे भी इन चीजों की लगातार मॉनिटरिंग होती है, चाहे वो प्रमुख सचिव हों, चाहे मिशन निदेशक हों, उन सबके द्वारा। तो उन सब चीजों का बहुत ही एक पॉजिटिव असर पड़ता है योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। और जब सरकार की प्राथमिकता दिखाई पड़ती है, प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है, तो इस तरह के शब्द सुनाई पड़ते हैं, कुपोषण पर चौपाल, क्योंकि अपने आप चौपाल होना, चौपाल तो हम अंदाजा लगाते थे कि किसी समस्याओं को लेकर, लेकिन अगर कुपोषण को लेकर चौपाल हो रही है तो बदलाव की तरफ जा रहा है। सरोज कुमारी जी, आपके पास आते हैं। जो बातें आप कह रही थी, हम उसी बात को आप आराम से आगे बढ़ाइए और सीधे तौर पर हमको सिर्फ इतना समझाइए कि जो काम आप करती हैं गांव में जाकर लोगों को जागरूक करना, अब आप अपने गांव के बारे में बताना चाहें तो बताइए। हमें ये बताइए कि आपका क्या ऐसा काम होता है जिससे हम ये कह सकें कि आपकी वजह से भी मातृत्व मृत्यु दर में कमी आ रही है। आप क्या कुछ ऐसा करती हैं? सर, इसके लिए हम लोग बार बार वही बार रिपीट करते हैं, बार बार घर का दौड़ा, बार बार का आना जाना, बार बार औरतों को समझाना। केवल औरतों को समझाने से नहीं काम चल जाता है, उनके हस्बैंड को भी समझाते हैं, सास को भी समझाते हैं, ससुर को भी समझाते हैं। ठीक, सासुएं थोड़ा ज्यादा तेज नहीं होते हैं, लेकिन जो है ससुर तो ज्यादा चाहते हैं। अच्छा, अपने बहुओं को ससुर ज्यादा चाहते हैं कि चलो ये ला दो, वो ला दो, खा ले। यही सब ज्यादातर हम लोग बताते हैं। हाँ। और ज्यादातर 4 जांचें CSC पे लाके करवाते हैं। यहाँ से मैम ने बताया कि वो सब आयरन, कैल्शियम और शुगर की और ब्लड ग्रुप की सब चीज की जांच करवा देते हैं हम लोग। और जैसे 7 पॉइंट खून निकलता है, तब हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा आयरन कैल्शियम खिलवाते हैं, ठीक है, कि खून की कमी ना आ पाए। यही सब ज्यादातर बताते हैं, ज्यादातर बताती हैं। कुल मिला के आप कहना कि वही बात को बार बार बताती हैं, भले ही वो वही बात बार बार हमारे पास आती है, भले ही आपके बारे में कुछ समझे, लेकिन आपका काम है कि आप बार निश्चित तौर पर इसमें दिक्कतें भी आती होंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना। जब लौटेंगे तो आपसे हम ये पूछेंगे दिक्कतें क्या आती हैं, जब लौटेंगे तब आपसे पूछेंगे। अब हम सीधे चलते हैं डॉक्टर स्वप्ना के पास। स्वप्ना जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कई प्रयास किए जा रहे हैं, मगर जो हम आसान शब्दों में अगर समझ सकें तो जो स्वास्थ्य केंद्रों में जैसे प्रजनन की सुविधा मुफ्त कराने की बात कही जाती है, क्या ये हम बात एकदम आमतौर पे खुले अल्फाजों में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं प्रजनन की सुविधा एकदम मुफ्त होती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में आइए और किसी भी तरह की आप जो जांच होगी वो सब बिल्कुल मुफ्त होती है? कैसे कुछ, हालांकि आप लोग ये कह रहे हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप ये बताइए लोगों को और वो जान सकें। ये हमें मत सोचिए, ये जानिए कि आप जैसे इन्होंने कहा बार बार वही बात बताते हैं, आप ये बताने की कोशिश कीजिए क्या कुछ वजह है कि एक आम आदमी सरकारी अस्पताल में आए, ना कि अपने घर को छोड़ के। देखिए, 2 चीजें हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बार बार जाते हैं, बार बार जाने का मतलब है आपको एक बिहेवियर चेंज कराना। हमारी मानसिकता जो हमारे घर पे बन गई है कि घर पे डिलीवरी, हमारे घर के आसपास के लोग हैं, तो मैं अस्पताल जाके क्यों जाऊं? थोड़ा डरते हैं। देखिए, अस्पताल एक नई जगह पे जाना और अपने घर में दाई से सास कहती है कि भाई पुराने जमाने से हमारी दाई ही ने हमारे भी बच्चे डिलीवर, तुम्हारे भी हो जाएंगे, ठीक रहेगा। बट जो डेथ हो गई वो नहीं दिखती है, या जिस बच्चे का मृत्यु हो गई वो नहीं दिखती। पहले आप देखिए 9 बच्चे होते थे, उसमें से 2 ही बच्चे जिंदा है। हाँ। तो दैट वाज आल्सो देयर ना। तो अब जो है वो चेंज होना है ताकि बच्चा भी जीवित रहे, माँ को भी परेशानी ना हो, माँ भी ठीक रहे। तो हमारा जो JSY और JSS के जो प्रोग्राम है, जिसमें JSY के अंतर्गत हम जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराने के लिए आती हैं उन्हें हम 1400 रुपये अगर ग्रामीण क्षेत्र से है, और अगर शहरी क्षेत्र से है तो उसे हमें 1000 रुपया देते हैं। इसके अलावा हर उनके लिए जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमने प्रावधान कर रखा है, 2 दिन तक 48 घंटे तक वो अस्पताल में रहेंगी, उनको फ्री खाना देते हैं। ठीक है, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, उसके साथ चाय भी है। इसके साथ साथ जितनी भी दवाइयां हैं कोई भी खर्चा हम नहीं कराते। अच्छा। सारा कुछ फ्री है, एवरीथिंग।
हर इन्वेस्टिगेशन जैसे ही वो माँ बन जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद जो जांचें हैं सब फ्री हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और इसके साथ साथ हम उनको जब वो अस्पताल आती हैं उनको जितनी सुविधा दी जाती है उसमें भी कोई पैसा नहीं लगता है। कोई सिजेरियन सेक्शन का पैसा नहीं है। अच्छा। किसी चीज का कोई पैसा नहीं है। सिजेरियन में अगर ज्यादा दवाइयां लगती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, उनका भी कोई पैसा नहीं है। इसके साथ हमने ट्रांसपोर्ट का भी फ्री कर रखा है। अच्छा। जिसमें हमारी 102 जाती है। अगर घर पे डिलीवरी के लिए आशा, हमारी सरोज जी जानती होंगी कि अगर आशा उनको या वहाँ के घर वाला फोन कर देते हैं कि हमें अस्पताल में डिलीवरी के लिए ले जाना है, तो वो फ्री उनको ट्रांसपोर्ट भी है और वहां से घर पे भी फ्री ट्रांसपोर्ट है। इसके साथ साथ बच्चे का, अगर साल भर तक का बच्चा को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी फ्री ट्रांसपोर्ट में आती है। इसके साथ हमने इस समय जो हम नया एक, आप सब जानते होंगे कि इस समय अस्पतालों का लोड बहुत बढ़ गया है। आप देखेंगे 5-6 साल पहले और अब देखिए अस्पताल में इतनी ज्यादा डिलीवरीज होती हैं कि डॉक्टर के पास भी, स्टाफ नर्स के पास भी, सब हमारे पास अब हमें कमी लगती है जो हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं। तो कोशिश की जा रही है कि नए लोग और रिक्रूट किए जाएं और वो वहीं पे अस्पताल में रहें। इसके साथ साथ हम जो नया, कई जगह पे शिकायत आती थी कि जो है गर्भवती महिलाओं के साथ थोड़ा सा खराब व्यवहार होता था। ये हमने सुना है और होता भी है कई बार। लेकिन उसके लिए हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो लोग डिलीवरी के साथ जुड़े हैं, उनकी एक ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम एक रिस्पेक्टेड मैटरनल केयर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रसव संबंधित जितनी भी चीजें हों उसके साथ उसको एक प्राउड फील करे और उसको ये ना लगे कि मेरे साथ खराब व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तबके की हो, किसी रिलीजन की हो, कहीं से भी हो। हर महिला का एक अधिकार है एक कि उसका जो है स्वतः होना चाहिए कि मेरी पोजीशन डाउन नहीं होनी चाहिए, किसी को भी होना चाहिए। तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि वो अगली बार भी खुशी खुशी आके डिलीवरी कराए। उसके साथ हम लोग ने एक जो नया करा है वो है बर्थ कंपेनियन। अच्छा। जिसमें उस महिला से रिलेटेड कोई एक जन घर का, जिसे हम शुरू से ही थोड़ा ट्रेनिंग भी दे देंगे कि वो हर बार जो महिला के साथ जब वो अपना चेकअप कराने आएगी वो आएगी और प्रसव के समय भी वो उसके साथ रहेगी। अब जानते हैं हमारे पास डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्सों की और डॉक्टर थोड़ा कमी रहती है, तो वो अगर अपनी महिला के, जो उसका घर वाले के साथ किसी के साथ रहेगी तो शी विल फील कि मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता और थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपको जैसे डिलीवरी के समय आप बिल्कुल नए जगह पर, नए एनवायरनमेंट में थोड़ा डर लगता है, तो अगर अपने साथ का कोई रहेगा तो वो भी डर कम हो जाएगा। तो वो भी हमारा जो है हम लोगों ने इस बार प्लान किया है और उसके लिए सब जगह आदेश भी जा चुके हैं कि एक बर्थ कंपेनियन का रहना जरूरी है। डॉक्टर सपना दास, जो बातें आपने बताई हम बड़े गौर से सुन रहे थे। जो बातें आपने बताई उसे सुन के तो लगता है कि जब सब कुछ फ्री, घर पहले तो घर तक पहुंचाना, घर के अंदर सारी उसकी जो भी जरूरतें हैं उसकी वो पूरी करना, फिर घर से लेकर उसके स्वास्थ्य केंद्र तक लेके आना और पूरा काम करा के उसे घर के तक छोड़ना। इतनी सुविधाओं के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई शायद ही घरों में प्रसव कराता हो। डॉक्टर कनुप्रिया, हम आपके पास आएंगे। जो डॉक्टर सपना ने चीजें बताई वो सब सुन के तो लग रहा था कि हाँ वाकई में ऐसा होगा ही नहीं कि कोई भी ऐसा हो जो अस्पतालों में जाकर या स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर प्रसव ना कराता हो। क्या आपको लगता है कि ऐसे भी लोग आज भी हैं जो इसके बावजूद, इतनी सुविधाओं के बावजूद भी अस्पतालों को न जा रहे हों? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आज भी इन सभी सुविधाओं के बावजूद और सारी स्कीम्स के बावजूद आज भी ऐसे लोग हैं जो कि अस्पतालों में डिलीवरी नहीं कराते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो है जागरूकता का अभाव। तो आज भी ऐसे, और ये आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जैसे कि श्रावस्ती, बलरामपुर, इस तरह के जिले हैं जहाँ पे बहुत ही लो है। और वो आप देखेंगे कि जहाँ पे शिक्षा का स्तर कम है वहां पे ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो सदियों से होता आ रहा है वो अभी भी हो सकता है, और उन्हें ये चीज नहीं पता है कि घर पे डिलीवरी कराने से क्या नुकसान है या अस्पताल में डिलीवरी कराने से क्या फायदे हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण जो है कि जो डॉक्टर स्वप्ना ने थोड़ा एड्रेस किया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो होता है कि आप संस्थागत प्रसव कराने चले गए, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वालिटी ऑफ केयर, यानी कि लेबर रूम में हम पहुंच तो गए पर हमारी केयर
केयर की क्वालिटी क्या है, तो उसमें दो चीजें होती हैं क्वालिटी ऑफ केयर में। एक टर्म होती है टू लिटिल टू लेट, यानी कि आपको जो केयर मिलनी चाहिए थी वो उसके मुताबिक बहुत कम मिली और बहुत देर से मिली। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे तो ट्रेन मैन पावर उपलब्ध ना हो, चाहे तो दवाइयां उपलब्ध ना हो, उपकरण उपलब्ध ना हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या एक चीज होती है टू मच टू सून, यानी कि जैसे कि हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में देखते हैं कि सिजेरियन सेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सब क्वालिटी ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का अगर हम फॉलो ना करें तो ये क्वालिटी ऑफ केयर से संबंधित चीजें, जिसके लिए कि सरकार ने अभी एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है लक्ष्य। ये भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार भी चला रही है। अच्छा। और इसके अंतर्गत लेबर रूम्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है जिससे कि क्वालिटी ऑफ केयर सुधर सके और महिलाएं आए और बार बार आए, जिसका कि एक कंपोनेंट है जो मैडम बता रही थी, रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। एक और तीसरा कंपोनेंट है जो कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं का जो स्टेटस है वो अगर आप देखेंगे पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो महिलाओं का स्टेटस वैसे ही थोड़ा कम है समाज के अंदर। तो जहाँ पे माँ की केयर की बात आती है तो वो हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती है कम्युनिटी के अंदर। अच्छा। वो बैक सीट ले लेती है, जबकि वो ये नहीं समझते, कम्युनिटी ये नहीं समझती कि माँ की केयर और प्रसव में उसकी देखभाल ना सिर्फ उस माँ की बल्कि उस बच्चे की भी केयर के ऊपर प्रभाव डालती है और उस बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस पे भी प्रभाव डालती है। क्योंकि ऐसा एविडेंस है कि अगर हम प्रसव और उसके दौरान पूरी देखभाल करें तो लगभग 35% न्यूबॉर्न जो डेथ्स हैं वो भी कम हो जाती हैं। इसके साथ ही 40% मैटरनल डेथ्स कम होती हैं। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल केयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेबर के दौरान। और पूरा प्री कंसेप्शनल पीरियड, यानी कि जब वो उसने गर्भ धारण नहीं किया है, गर्भ के दौरान, प्रसव के दौरान, और सिर्फ वही नहीं, प्रसव के बाद भी 1.5 महीने तक बहुत जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए। ठीक है। जो संस्थागत या इंस्टीट्यूशन आप बात कर रही हैं बार बार, वो बात असल में यही है कि सरकारी अस्पताल, यानी अगर साफ शब्दों में कहें तो सरकारी अस्पतालों में जाकर या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर लोगों को चाहिए कि वो प्रसव करवाएं या जो भी देख रेख वो करवाएं। लेकिन जो वजहें आपने बताई, जैसे क्वालिटी ऑफ केयर की बात आपने की और बहुत सारी बारीक चीजों का आपने बताया, उससे बड़ी एक वजह है जो हमें आमतौर पर दिखाई पड़ती है और वो हम डॉक्टर स्वप्ना से जानेंगे। लेकिन चूंकि बात आ गई तो हम यहाँ पर सीधे सरोज कुमारी जी के पास चलते हैं और सरोज कुमारी जी वो बात आपसे समझने की कोशिश करते हैं जिसकी तरफ हमारे दोनों डॉक्टर्स ने इशारा किया। जब आप लोगों के पास जाती हैं, क्या कुछ दिक्कत आपकी होती है? क्या लोग आपसे कन्नी भी काटते हैं जी, अंधविश्वास के चलते या किसी और वजह से आपसे कन्नी काटते हैं कि आ रही हैं किनारे हट लो? जी, ज्यादातर तो सारे लोग नहीं, 1-2 लोग ऐसे हैं। अच्छा। अभी भी हैं। इतना समझाने के बाद भी वो सुनने के बाद भी भूल जाती हैं, ध्यान नहीं देती हैं उस चीज का, और वो कहीं अपनी कहीं बहन के कहने में आ गई तो इस तरह से वो लोग हम लोगों से कन्नी काट लेते हैं। वैसे तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, अभी जल्दी की एक बात है तो सर हम आपको बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल बताइए आप। कि एक हमारे यहाँ की बहू है तो अपने मायके में फोन की कि हमें अस्पताल लिए जा रहे हैं, तो वही 1 बजे रात में मेरे पास उसने फोन कर दिया। अच्छा। कि बहन जी आइए, दर्द है, देख लीजिए, उसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं। तो हम 1 बजे रात में बाइक से अपनी उसके घर पहुंच गए। ठीक। उसको देखा उखा, उसके बाद में हमने कहा ये तो तुरंत तो हो जाने वाली है, तुरंत एम्बुलेंस को फोन हमने कर दिया। अब हमारी 102 पहुंच गई तो वो नाटक दिखाने लगी, कहने लगी कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहाँ पे हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, हम जाएंगे नहीं। बहुत तमाम बवाल बनाने लगी और अपनी माँ का इंतजार वो अंदर अंदर कर रही थी कि मेरी माँ आ रही होंगी तो हम माँ के कहने पे, माँ जो कहेंगी हम वही करेंगे। तो वो नहीं गई अस्पताल। तो हम बार बार उसको समझाते रहे और उसकी सास मेरी बहुत बात मानती। 2 डिलीवरियां उसकी बड़ी वाली जिठानी की हमने अस्पताल में करवाई। तो वो बार बार कह रही बिटिया अस्पताल ले चलो, वहाँ पे सारी सुविधा मिलती है और सारी देखभाल होती। यहाँ पे अगर तबीयत बिगड़ गई तो कौन देखेगा? हम खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रही है ऐसी बात, लेकिन वो बहू उसकी मान नहीं रही। फिर उसकी माँ पहुँच गई, माँ एक दाई को लेके आ गई। अच्छा। माँ दाई को लेके आ गई, वो चोरी चोरी में डिलीवरी करवाना चाह रही थी कि हम करवा लें, और चुप्पे से कहा कि पैसे वैसे दे के आशा को यहाँ से हटा दो, आशा चली जाए और जो है हम डिलीवरी करवा लेंगे, इनको पैसे दे देना। तो हमने कहा मैम पैसे की बात नहीं है, पैसा हमको मत चाहिए, पैसा हम लेंगे भी नहीं, लेकिन अगर माँ को और बच्चे को कुछ हो गया तो
इसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? 9 महीने से हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, इतना समझा के 4 बार हम जांच के लिए ले गए हैं, किराया भाड़ा फूके हैं, फिर भी हमें पैसे की चिंता नहीं। लेकिन अगर इसकी माँ और बच्चे को कोई बात हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि अब इनकी माँ आ रही हैं, उसकी सास ने कहा वही जिम्मेदार होंगी। तब फिर वो जब हमारी बात दोनों लोग नहीं माने, उसकी माँ आ गई, वो डिलीवरी का प्रयास करने लगी, तब हम उसकी माँ के कहने पर भी वो नहीं मानी, तब उसको हम चुरा के बाहर बुला के लाए दाई को। ठीक है। तो उससे हमने कहा कि दीदी चलिए, अगर डिलीवरी ही करवाना तो वहाँ पे करवा लेना किसी तरह से। भाई अभी स्टाफ सो रहा होगा, रात का समय है, चलिए वहीं पे किनारे पे करवा लेना। उसके बाद में वो हमारी बातों में आ गई, चल दिया। वो भी एम्बुलेंस पे बैठ ली और सारे लोग वहाँ पहुँच गए। जाते जाते ही हमने स्टाफ को कन्फर्म कर दिया, अपने स्टाफ को सारी बात बताई। वो लोग देखी तो वो फुल पे पेशेंट था हमारा और बच्चा फंसा हुआ था। उसके बाद में वो लोग इंजेक्शन लगाए और बोतल लगाए, प्रयासों के बाद लड़की हुई। ठीक है, मतलब अंततः जो है आपने पहुंचाया और वो हो गई। ये बस यही रुकेंगे क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं रहता, कम रहता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा जो अनुभव आपने बताया, हम बस इसी चीज को लेकर डॉक्टर साहब के पास आएंगे। डॉक्टर स्वप्ना, जो बात अभी डॉक्टर कनुप्रिया कह रही थी उन सबसे आगे हटके जमीनी, इसीलिए मैंने बीच में इनको जोड़ा, भले ही बात थोड़ी लंबी लग रही थी, किस्सा लग रहा था, लेकिन ये वाक्य अपने आप में बहुत सारी बातें बयान कर देता है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्वास्थ्य केंद्रों में, सरकारी जगहों पे इसलिए नहीं जाते कि उन्हें डर है कि परिवार नियोजन की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ में वहां कुछ हादसा कर दिया जाए, मतलब जबरदस्ती ऑपरेशन भी हो सकता है या कुछ भी कर सकते हैं। ये जो कंफ्यूजन है कैसे दूर करेंगे इसे आप? देखिए, हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, लोगों को लगता है कि अस्पताल ले जाएंगे तो पेट काट के ऑपरेशन करके बच्चा निकाल देंगे, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जो बच्चा, जैसे इन्होंने बताया, जिस बच्चे की पैदा हो गया है, लेकिन उस बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज कितने होंगे, उस बच्चे को आगे आने वाली कितनी सारी परेशानियां होंगी, वो नहीं समझते हैं। कईयों के बच्चे आप देखिएगा, जब बहुत डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है और अगर वो प्रसव ठीक से नहीं होता, टाइमली नहीं होता है, तो बच्चे पैदा तो हो जाता है, जिंदा भी रहता है, बट उस बच्चे में बहुत सारी विकृतियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे चलकर वो बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, उसकी थोड़ा जिसको कहते हैं आप इंटेलिजेंस में बहुत फर्क पड़ता है, उसके हो सकता है कुछ चीजें में उसके हाथ पैर में काम ना करें, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। और ये डेवलपमेंटल डिलेज को रोकने के लिए, और ये जो एनोक्सिया जो बच्चे के होने के टाइम में जो प्रॉब्लम्स बिकॉज की डिले हो गया है डिलीवरी में, उसको रोकने के लिए कई बार सिजेरियन करना पड़ता है कि बच्चे, माँ का जो बच्चे जहाँ से बच्चा पैदा होता है वो जगह थोड़ी छोटी होती है, बच्चा उस हिसाब से बड़ा है, तो उसका ऑपरेशन करना होता है और ऑपरेशन बहुत सेफ होता है। बट अभी भी हमारे यहाँ भ्रांति है कि पेट काट के ऑपरेशन नहीं चाहते हैं, जबकि ये जो हमारे शहरी लोगों में ये काफी बढ़ गया कि वो चाहते हैं कि हमें लेबर पेन से ना लेना पड़े, नॉर्मल हमारे सिजेरियन कर दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए। वो स्पेशली डॉक्टर कम्युनिटी भी बहुत चाहती है कि भाई इतने पेन नहीं सहना है, आप डिलीवरी कर दी। सो बोथ आर रॉन्ग। जो नॉर्मल हो सकता है, होना चाहिए, और बच्चा जब नीचे से आता है तो उसका प्रेशर पड़ता है, उसका चेस्ट भी खाली हो जाता है, तो वो एक नॉर्मल चीज है, वो अच्छी चीज है। बट लेकिन अगर नहीं हो सकता है, जरा सा आपको रोक रहे हैं माफी के साथ। जी जी, क्या ये सच्चाई है? जो एक धारणा ये भी जो बताई गई अभी इन्होंने जो बताया कि लोग ये सोचते हैं कि अगर सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो वहां ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन एक धारणा ये भी है कि लोग ये मानते हैं कि सरकारी अस्पताल में अगर जाएंगे तो वहां ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि उन्हें पैसों की परवाह नहीं। प्राइवेट में अगर जाएंगे तो वहां पैसे कमाने के लिए हो सकता है कि ऐसा कर दें, लेकिन सरकारी अस्पताल में तो पैसे की चाहत है नहीं। तो क्या हम ये माने कि सरकारी अस्पतालों में इस तरह का कोई विचार दिमाग में होता ही नहीं? सरकारी अस्पताल में ये सिजेरियन कोई जल्दी नहीं करता है जब तक कि नॉर्मल डिलीवरी फंस नहीं रही है। अगर नॉर्मल डिलीवरी उनको लगता है कि नहीं हो सकती है, तभी वहां सीजर होता है, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी ही होती है सरकारी अस्पताल में। और सिजेरियन मैं जानती हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा करते हैं क्योंकि उनके पास पूरा स्टाफ नहीं होता, एंड जो डॉक्टर वेटिंग होती है वो भी सोचती है कि भाई मेरा काम जल्दी से निपट जाए, ऑपरेशन हो गया, काम खत्म, अब मैं भी जाके आराम कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि आपको टाइम वेट देना पड़ता है एक डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और ये नॉर्मल डिलीवरी आपकी चाहे मेडिकल कॉलेज में चाहिए, चाहे आप सरकारी अस्पताल में चाहिए, ये नॉर्मल डिलीवरी में टाइम देते हैं, उसके बाद ही सीजर किया जाता है। ठीक है, तो जो बातें अभी डॉक्टर कनुप्रिया आपने दोनों को ध्यान से सुना, और अब हम उस पर वापस नहीं लौटेंगे वरना समय चूंकि कम रहता है। अब आइए और वजहों की बातें कर लें। क्या कुछ और वजहें आपको नजर आती हैं जिसकी वजह से हमने मातृत्व मृत्यु दर में जो कमी पाई है, जो वजह अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा कौन सी वजह आप पाती हैं?
लार्जली मुझे लगता है कि हम लोगों ने ज्यादातर डिस्कस किया है जो भी कारण है जिनकी वजह से कमी आई है। एक और इम्पोर्टेंट कारण जो अभी तक हमने ज्यादा बात नहीं की कि जो रेफरल ट्रांसपोर्ट है उसका जो सुधार है। अच्छा। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर परिवार गांव के अंदर चाहे भी कि मुझे अस्पताल में डिलीवरी करानी है तो भी उसके पास सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि वो तुरंत अस्पताल पहुंच जाएं। तो अब सरकार की तरफ से 102 और 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था है। आप जिक्र सरोज कुमारी जी ने किया कि उन्होंने रात में फोन किया, 1 बजे और रात में और आ गई थी। तो जिन बातों की हमने बात की उसके अलावा ये एक मैं प्रमुख कारण देखती हूँ। प्रमुख कारण और बड़ी वजह है कि जब सरकार की तरफ से इस तरह के प्रयास किए जाते हैं घर से लाना और वापस घर छोड़ना। सरोज कुमारी, जो बात आप बता रही थी उसको अगर हम ये समझें कि एक तो आपने ये बताई प्रसव के दौरान की बात, लेकिन जो पूरी ये एक व्यवस्था होती है तो जब आप पूरा 8 महीने 9 महीने जब आप लगातार उससे संपर्क में जाती हैं तो जो आप टैबलेट्स देती होंगी, कुछ टैबलेट्स भी होती होंगी जो जिसका आपने जिक्र किया देने के लिए, क्या ऐसा भी होता है कुछ लोग वो टैबलेट्स ना खाते हों और कहते हो ये टैबलेट्स खाने से हमें नुकसान हो सकता है? या ये भी हो सकता है कि ये टैबलेट्स खाने से ऐसा ना हो परिवार नियोजन के लिए हमें खिलाई दे रहे हैं ये कुछ धार्मिक आधार पे ले ले हो कि ऐसा तो नहीं हमारे साथ में ज्यादती की जा रही, क्या ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, ऐसा होता है। ऐसा कभी कभी वो लोग सोचते हैं कि ये हम नहीं खाएंगे हमें नुकसान करती हैं और इससे खाने में उलझन पड़ती है या कुछ होता है, तो हम लोग नींबू पानी 1 गिलास पीने के लिए बताते हैं। आयरन की गोली जब देते हैं तो 1 गिलास पानी पूरा पीने के लिए बताते हैं। कभी कभी उलझन होने भी लगती है तो वो लोग बताती हैं कि उलझन बहुत अधिक हो रही है, लेकिन हम ये बताते हैं कि उलझन होती है इससे कोई मतलब नहीं है, खाओ इससे खून बढ़ेगा, तब वो लोग इसके वजह से खाते हैं। अच्छा, तो यानी बदलाव दिखाई पड़ रहा है। जब ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे लोग उससे नसीहत लेते हैं कि इन्होंने खाई थी इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे लोग एग्जांपल ये देते हैं कि हमारे दादा के जमाने में ऐसा नहीं होता था, हमारे परदादा के जमाने में ऐसा नहीं होता था, वैसे ही आज अगर लगातार संस्थागत प्रसव होते जाएंगे तो उम्मीद है आगे बढ़ते चला जाएगा मामला। जो बात डॉक्टर सपना दास आप कह रहे हैं, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इसको जो पैन इंडिया लेवल पर लाने की कोशिश की, क्या हम ये माने जो बात अभी कनुप्रिया जी ने भी कही थी कि उत्तर प्रदेश ने 30% की वृद्धि और राज्यों की तुलना में अधिक हासिल की, क्या ये अब राज्यों के बीच में होड़ शुरू हो गई है? क्या इस तरह के पैन इंडिया कार्यक्रम आते हैं तो राज्य कंपटीशन करते हैं? वंदना योजना एक है और एक प्रधानमंत्री जो आपका सुरक्षित मातृत्व योजना, इसमें ही जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हुई थी और जिसमें अवार्ड्स दिए गए थे, ये जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित जो ये योजना है, इसमें जो है 9th of every month हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स की सुविधा अगर नहीं भी, आप सब जानते हैं HR थोड़ा हमारा कम है, तो वहां पर सारी सुविधाएं एक बार, प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा बहुत अच्छा ये स्वप्न है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को एक बार कम से कम 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में एक प्रशिक्षित डॉक्टर का द्वारा जांच की जाएगी, जिसमें उसकी पेट की जांच, खून की जांचें अगर हो गई हैं उसको देखना, उसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड की सुविधा, ये सबके लिए होनी आवश्यक है। तो हमारी जो ये जो आपका PMS में है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व, इसमें जो है यही किया जाता है 9th of every month कोशिश की जाती है कि सारी जो महिलाएं हैं वो हमारे अस्पताल में आ जाएं, और उसमें जो देखते हैं ना हाई रिस्क अगर हमारी ट्रैक हो जाती है कि जो जिनको हो सकता है आगे चल के प्रॉब्लम्स हो, अगर उनको हाई रिस्क को अगर हमको पता चल जाता है, उनकी हम बार बार फॉलो अप कराते हैं कि इनको बार बार देखना है, उनकी बार बार जांचें होनी है। जैसे गर्भावस्था में मधुमेह है या एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है, तो इनकी अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। जैसे इन्होंने पहले ही बताया था, सरोज जी ने बताया था कि एनीमिया की पेशेंट्स में मृत्यु ज्यादा होती है। उसी तरह से जो है आपकी GDM है, डायबिटिक है पेशेंट, उसको भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बच्चे को भी आ सकती है, आगे चल के वो खुद भी डायबिटिक हो सकती है। इस तरह की जांचें अगर पहले हो जाती हैं, या अगर वो ABO-RH नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, आपको नहीं पता है, आपने एंटी-डी नहीं दे पाया, तो आगे के बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो इसी तरह की बहुत सारी, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मदर को एक्लेम्पसिया हो सकता है, जैसे दौरे पड़ते हैं, तो अगर हम उसकी ट्रीटमेंट टाइमली हम करते हैं, उपचार पहले ही हो जाता है, टाइमली उपचार हो जाता है और टाइमली हम उसका बार बार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ऐसी महिलाओं को बार बार अस्पताल बुलाया जाता है। 4 से हम कहते हैं 8 से 10 भी उनकी ANC चेकअप होने चाहिए, जिससे कि उनको हम उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम देख सके, उसका उपचार कर सके और उसको सुरक्षित उसका प्रसव हो सके। ये हमारा जो है लक्ष्य, ये आपका लक्ष्य है। और डॉक्टर कनुप्रिया, जो बात आपने उठाई थी कि हाँ भाई जो वजह हैं जिसकी वजह से हम इतनी कमी ला सके उनमें, तो जो अभी डॉक्टर स्वप्ना ने बताया उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जिक्र ये कर रही थी। इसमें हर महीने की 9 तारीख को
सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के अपने कार्यक्रम मन की बात से खुद इसका जिक्र कर दिया, इस पूरे कार्यक्रम का एक जिक्र कर दिया और बताया उन्होंने कि हाँ भाई इस तरह का अभियान है, 9 तारीख को होता है, जाइए। और साथ में उन्होंने ये कहा कि निजी क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, और खासकर स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनसे अपील की कि स्वैच्छिक सेवाएं देने की उनसे अपील कर दी कि आप स्वैच्छिक सेवाएं दीजिए। हम ये देख रहे हैं, हमें समाचारों में मिलता है कि स्वैच्छिक सेवाएं देने के लिए आज निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस तरह के वजह भी आपको बदलाव करना नजर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए इस अपनी बात में। पहली बात थी कि जो पॉलिटिकल विल की आपने बात की, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल लीडरशिप, कि जब देश के प्रधानमंत्री अपनी बात में इस चीज को इतनी तवज्जो देते हैं तो अपने आप वो नीचे तक फिल्टर डाउन होती है और वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से विभाग और विभाग से नीचे के हर कार्यकर्ता और कम्युनिटी तक पहुंचती है। तो ये इस चीज का इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने कहा कि निजी क्षेत्र से साझेदारी, तो ये भी एक बहुत, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बातें लगातार होती रही पर कुछ कॉन्क्रीट निकल के आना वो बड़ा मुश्किल रहा हमेशा। लेकिन जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो एक मैं ऐसा प्लेटफॉर्म देखती हूँ जहाँ पे ये दोनों जो सेक्टर्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स, ये बहुत ही सुंदर तरीके से साथ में आए हैं। और इसका एक उदाहरण ये है कि अभी जो डॉक्टर स्वप्ना बात कर रही थी कि भारत सरकार ने अभी एक अवार्ड समारोह का आयोजन किया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए। वहां पर उत्तर प्रदेश की 2 निजी क्षेत्र की डॉक्टरों को पुरस्कृत किया गया। एक तो सोनभद्र के बहुत ही पिछड़े हुए इलाकों में एक डॉक्टर विभा ऑगस्टीन काम करती हैं और एक आगरा की डॉक्टर साहिबा थी। तो ये एक उदाहरण है बिल्कुल कि कैसे, और इस अब मैं ये देख रही हूँ क्योंकि हम उस कम्युनिटी में हम लोग बातचीत करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो एक चीज सफल हो जाती है उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, मुहिम बन जाती है। समय का मैं हम बहुत आखिरी में सिर्फ हम आपके पास आएंगे डॉक्टर स्वप्ना दास जी, और आखिरी में हम आपसे एक समझना चाहते हैं कि ये तो गांव की बात हो रही, ठीक है, लेकिन जरा सा शहरों में झांकिए। अगर शहरों में हम देखें तो नजर ये आता है कि यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां कई बार डाइटिंग के लिए या अपने आप को स्लिम करने के लिए डाइटिंग पे चली जाती हैं। तो उसमें जो एनीमिया की बात आप लोग बार बार कर रहे हैं, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं क्या ये डाइट पे चले जाने की वजह से भी खून की कमी वगैरह की समस्या आ जाती है, जिसको हम लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते, इग्नोर कर देते हैं, बाद में वो समस्या बन जाती है? देखिए ये सब इग्नोरेंस की वजह से है। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे जो हम देखिए डाइट, एक तो डाइटिंग है, एक तो फैशन वाला जो शुरू हो गया है कि हम हर लड़की को बहुत पतला होना है। हर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है हर एक इंसान का। तो दे शुड रियलाइज कि हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसी में मेंटेन करना है। वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको न्यूट्रिशियस खाना खाने की जरूरत है। आपको 3 टाइम खाना, जिसमें हम कई बार आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं आपकी कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हैं, सिर्फ आपकी एटकिन डाइट जो कहते हैं जिसमें प्रोटीन ही देते हैं, वो भी खराब है। आपको हरी सब्जियां, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मात्रा में, एक रेगुलेटेड मात्रा में लेनी है। उसके साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है। चाहे आप योगा करें, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है, योगा डे भी हम मनाते हैं, योगा करें, चाहे आप वॉक करें, कुछ भी लें, कोई भी खेलें, कोई भी एक्सरसाइज करनी जरूरी है, कोई भी एक्सरसाइज करनी जरूरी है। और तो खाना ठीक से खाइए। गांव से अलग हटके जो शहरों की बात चल रही थी, क्या शहरों में भी इस तरह की कोई समस्या आपको दिखाई पड़ती है? शहरी गरीब को अगर छोड़ दिया जाए, शहरी गरीब जो होते हैं उनके अलावा मध्यम वर्ग में क्या आपको समस्या दिखाई पड़ती है? मध्यम वर्ग में मातृ मृत्यु को लेकर के अवेयरनेस में तो मैं कमी नहीं पाती हूँ कि वो लोग सभी ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराते हैं, लेकिन कई बार उनको न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के भ्रांतियां होती हैं, या फिर एक जो इम्पोर्टेंट इशू अब आता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो वो ये है कि जो शादियां हैं वो लेट हो रही हैं, उसकी वजह से गर्भावस्था लेट होती जा रही है, तो उसके अपने फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि आफ्टर 35 जो प्रेगनेंसी होती है वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो एक ये इम्पोर्टेंट कारण है। उसके अलावा क्योंकि काम ज्यादा करते हैं और उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के फिर प्रॉब्लम्स हैं जो कि अर्बन एरियाज में भी पाए जाते हैं। अर्बन एरियाज में जो प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो जैसे डॉक्टर कुनुप्रिया ने बताया, वो चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा ऐसी समझने वाली, सोचने वाली नहीं है। लेकिन डॉक्टर स्वप्ना, आखिरी में बस आपसे यही जानना चाहेंगे जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास अब, कि जिस तरह की समस्याएं गांव की, हमने बहुत सारी बातें रखी थी, गांव के अंदर एक पति अगर शादी करके पत्नी के साथ में जाता है, अग्नि के साथ फारी लेता है, फेरे लेता है या निकाह करता है, जाता है, उसके बाद उसको इस बात की आवश्यकता है कि हमें जब कहीं से पोषण मिलेगा तो हम कुपोषण मुक्त कर पाएंगे। क्या उसकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने पति को पोषित न होने दे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैंने शुरू में ही कहा था कि जब तक मेल आगे नहीं आएगा, मेल वेस्टर्न सबको आना पड़ेगा। हर पति को ये समझना है, मैं जिसके साथ शादी करके आया हूँ, 7 फेरे लिए हैं, निकाह लिया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरी पत्नी को
ठीक खाना पहले मिले। अभी भी हमारे गांव में, ये भी गांव के शहर में भी सब पहले पति खा लेगा, फिर बच्चे खाएंगे, फिर वो खाएगी। तो अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी यही चलता है। अगर लास्ट में सब्जी नहीं बचती है तो रोटी चटनी खाती है पेट भरने के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं है। उसको भी 1 गिलास दूध की जरूरत है, उसे भी जितना खाना है आप डिवाइड करके खाइए। हम नहीं कहते हैं कि आप उसी को सब खाना दे दीजिए, लेकिन जितना है उसको डिवाइड करके। आखिरी में सरोज कुमारी जी, चूंकि आप वहां पे गांव के अंदर काम करती हूँ, क्या अब बदलाव आ रहा है? अब पति जिम्मेदारी उठाते हैं कि अपनी पत्नी को हम कुपोषित नहीं होने देंगे, भरपेट भोजन कराएंगे? सर उठाते हैं, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो अपनी तरफ से बहुत कम उठाते हैं। उनको उठाना चाहिए, इसके लिए कुछ होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये समस्या अभी बनी हुई है। डॉक्टर करोड़िया, ये अगर समस्या है तो ये चिंता की विषय है ना कि अभी भी हमको कुपोषण खत्म करने के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर होना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे हम शायद इस चर्चा को एंड कर रहे हैं, क्योंकि हर समस्या का निदान जो है वो केवल सरकार के पास या सरकारी जो स्कीम्स हैं उसके अंदर नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के अंदर खुद है। और कम्युनिटी को खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अपने अनुभव यहाँ पे साझा किए, अपने विचार रखे, आप यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दरअसल अपने प्रदेश का नाम जब किसी भी क्षेत्र में तरक्की करने के लिए उसकी फेहरिस्त में जब ऊपर दिखाई पड़ता है तो खुशी होना लाजमी है, लेकिन मातृत्व मृत्यु दर में जब उत्तर प्रदेश के अंदर कमी करने में उसका नाम ऊपर दिखाई पड़ता है तो खुशी के साथ में आश्चर्य भी होता है। जैसे यहाँ पैनल में डिस्कस भी हुआ, क्योंकि यहाँ कई समस्याएं, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा, दूसरे बहुत सारी और वजह हैं। उन वजहों के बावजूद अगर उत्तर प्रदेश ने दूसरे राज्य की तुलना में 30% वृद्धि की है, ज्यादा वृद्धि की है, तो ये और मातृत्व मृत्यु दर में कमी कर दी है और इसमें उछाल किया है, तो ये देखने की बात है कि वाकई में ये एक ऐसी सफलता है जो ऐसे हासिल नहीं होगी। उम्मीद है ये सफलता लगातार इसी तरह जारी रहेगी। बहरहाल हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।